स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ आपके जवाब देने के लिए दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। गौतम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितेश बुद्धदेव, जो कि फाउंडर हैं निमित्त कंसल्टेंसी से। नितेश, बहुत बहुत स्वागत आपका, चर्चा में शामिल करते हुए खुशी हो रही है। गजराज सिंह हमारे पहले कॉलर हैं और गौतम सवाल आपके लिए होगा। जी गजराज जी, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं उत्तराखंड चमोली गढ़वाल से बात कर रहा हूँ सर। अरे वाह, तो ठंड वंड ने दस्तक दी कि नहीं? गढ़वाल तो बड़ा ही प्यारा खूबसूरत, पौड़ी गढ़वाल चमोली ये सब बड़ा खूबसूरत इलाके हैं। बताएं, ठंड वंड हल्की फुल्की बढ़ी कि नहीं वहाँ पे? नहीं, अभी शुरुआत हो रही है सर इधर ना। अच्छा, चलिए गजराज जी बताइए किस तरह से मदद की जाए आपकी। सर मैं ये म्यूचुअल फंड में SIP कर रहा हूँ सर। अभी मेरा एज है सर 27 साल और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन है सर 12 से 15 साल के लिए सर ना। ठीक है सर, मैं ये अब जानकारी लेना चाह रहा था कि ये जो फंड में सेलेक्ट किए हैं सर, ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है सर या इनमें कोई चेंज करने की जरूरत है? ठीक है, हमें अपना गोल बता सकते हैं कि किस लिए आप 12 से 15 साल का ये जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वो इसके क्या, किस लिए आप ये कॉर्पस जुटाना चाह रहे हैं? सर ये बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट के लिए था सर मेरा ना। चलिए ठीक है, तो बच्चों की पढ़ाई और उसके आगे रिटायरमेंट, फिलहाल 12 से 15 साल का नज़रिया और तमाम फंड्स की जानकारी तो इन्होंने दी हुई है। गौतम सर आपके पास है, बताइए कि निवेश की यात्रा में इन्होंने जिन फंड्स का चुनाव किया है उसमें क्या कोई बदलाव करने की आवश्यकता है या ये बेहतर है? जी, तो जो फंड्स हैं आपके ज़्यादातर ठीक हैं। बस एक दो में मैं बोलूँगा आप चेंज कर सकते हैं। एक जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, वो वैसे तो ठीक चल रहा है, मगर उसमें आप फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड भी अच्छा ही है, मगर उसकी जगह आप बंधन स्मॉल कैप देख सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस मैं आपको बोलूँगा। दूसरे फंड्स में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। वैसे रही आपके जो मूल्य की बात, जो आप 3000 कर रहे हैं निवेश हर महीना, वो अगर आप करते रहेंगे और 12% के हिसाब से आपको रिटर्न प्राप्त होगा, तो आप 15 साल में आपका कुछ 15 लाख का मूल्य बन जाएगा। अगर यही सिप को अगर आप 10% से बढ़ा देंगे हर साल, तो फिर वो 15 लाख की जगह 25-26 लाख तक बन सकता है उसी रिटर्न में। तो ये आप ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से आप अपना सिप जारी रखें। गजराज जी, बहुत अहम सलाह है आपको। अच्छी निवेश यात्रा, थोड़े बहुत बदलाव जो गौतम ने आपको बताए उन सब के लिहाज से इसमें बस आपको वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कहते हैं ना, उस जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा अगर इसमें आप हर SIP में 10-10% हर साल बढ़ा देते हैं। तो यही जो है वो आपका फ़ायदा जो है वो मल्टीपल हो जाता है। चलिए बढ़ते आगे। अगले दर्शक का नाम केशर है और वो देहरादून उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है, आज पहाड़ से जो है वो काफ़ी हमारे पास कॉल आ रहे हैं। और नितेश, ये सवाल आपके लिए होगा। केशर जी नमस्कार। जी सर, बताइए किस तरह से मदद की जाए? सर मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है सर। जी जी। तो सर ये 20 ईयर्स में 1 करोड़ का लक्ष्य है मेरा। तो मैं इसमें जो मैंने सर जो ये बंधन स्मॉल कैप लिया है, तो ये मैं सर सही लिया है मैंने वन टाइम, या मैं इसमें और भी डालने का सोच रहा था? ठीक है, तो उस बारे में मेरे को गाइड कीजिए सर। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि एक बार बस आप क्या कहते हैं, इन फंड्स को हमें आपसे थोड़ा सा इस पे पुष्टि ले लेते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड आपने 1000 पर मंथ 2017 से आप कर रहे हैं? जी सर। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड में आपने एक मुश्त 25,000 डाला है सितंबर 2024 में। केसर जी? जी सर बिल्कुल। हाँ, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 25,000 वन टाइम आपने डाला है 2024 सितंबर में। जी सर। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1000 पर मंथ आप अक्टूबर 2024 से इसकी आपने शुरुआत की, यानी पिछले महीने से। बिल्कुल सर। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ भी आपने पिछले महीने 1000 से शुरुआत की है। 20 सालों में 1 करोड़ का लक्ष्य है आपका। और आपने एक और क्या कि आप 5,000 की बढ़ोतरी कर सकते हैं SIP में।
जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक है। नितेश, बहुत ही स्पष्ट है इनका सवाल और कोई त्रुटि ना हो इसलिए मैंने इनसे दोबारा इस पे जानकारी ले ली। बताएं क्या राय है आपकी? बिल्कुल प्रशांत, थैंक यू। वो एक बार आपने क्लेरिफाई कर लिया तो अच्छा रहा कि समझ में भी आया कि उनका लक्ष्य तो है पर उसमें कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है। और काफ़ी एक मुझे थोड़ा सा प्रशांत, आप जैसे देख रहे हो केशर जी के पोर्टफोलियो में एक थोड़ा सा बायस दिख रहा है क्योंकि उन्होंने मिड एंड स्मॉल कैप ये टाइम पे ऐड किया है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ अगर आपने पास रिटर्न देख के किया है तो मुझे लगता है कि इधर आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिकॉज जो हिसाब से मिड एंड स्मॉल ने परफॉर्म किया है ऐसे शायद ना भी करें। और जो अगर आप 2 3 या 5 साल का लास्ट रिटर्न देख के आए हो तो इधर आपको शायद एक डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो एक लमसम मैं मानूंगा कि इधर लमसम इन्वेस्टमेंट मिड एंड स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए ये वैल्यूएशन पे। खैर आपने किया है पर एक मेंटली रेडी रही है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी इसमें आपको ज्यादा दिखेगा। अब आपकी जो नई 5000 की सिप है और उसके एग्जिस्टिंग 3000 की सिप जोड़ दो तो तकरीबन आप 8000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे अगले 20 साल तक। इसके साथ ये 50,000 जो आपने सितंबर में लमसम किया है उसको भी मैं जोड़ दूं तो लगभग आपका कॉर्पस बन रहा है एक 78-80 लाख। और आपका जो एक लक्ष्य होना चाहिए और जो आपका है इसमें मैं अगर 10% से अगर आप बढ़ोतरी करते हैं, 10% का स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो तकरीबन आप 1.5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। तो एक इधर राय रहेगी कि ऐसे मार्केट में जहां पे वैल्यूएशन हाई है मिड एंड स्मॉल कैप से दूर है बिकॉज स्पेशली ये एक थोड़ा हीटेड सेगमेंट है। और आपने अभी जो मार्केट अभी चल रहा है आपने देखा भी होगा कि मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा गिर रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप। इसके साथ अगर आपके पोर्टफोलियो पे आए तो आप कोटक इमर्जिंग में 2000, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में 3000 एंड निपॉन मल्टी कैप में 3000 ऐसे आप पोर्टफोलियो बनाइए। लार्ज कैप में अगर आप दो दो फंड रखोगे और तो उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके दो फंड है उसके आप पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे दोनों लार्ज कैप तो तकरीबन 50% स्टॉक सेम दिखेंगे। तो उसको आप अवॉइड करें और ये 3 फंड को आप शामिल करके एक पोर्टफोलियो अच्छा बनाइए और 10% से उसको बढ़ाते रहिए। केशर जी ठीक है, उम्मीद करते हैं केशव जी आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया है। आगे भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो ज़रूर हम तक संपर्क कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बढ़ते हैं आगे। सुनील सिंह हमारे साथ इस वक्त हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते नमस्ते सर, मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह वाह, तो सबसे पहले तो छठ की बधाई स्वीकार करिए। छठ का पर्व बड़ा इस समय तो अलग ही रंग देखने को मिल रहे होंगे। छठी मैया आप लोग पर भी आशीर्वाद बनाए रखें। बड़ा हमारे बड़े अच्छे अच्छे मित्र जो हैं वो मोतिहारी, सिवान और कई जगहों पे हैं और बड़ा अच्छा लगता था वो ठेकुआ और अलग तरह से। और एक और बड़ा अद्भुत पर्व है, बड़ा ही अद्भुत पर्व है, बड़ी अलग तरह की तपस्या। बिहार में बहुत ही सर पवित्रता के साथ मनाया जाता है। जी जी बिल्कुल। हमें बताइए सुनील जी कि किस तरह से आपकी मदद की जाए। जी सर, पहला तो मैं जो भेजा हूँ व्हाट्सएप पर उसका रिव्यू करना है कि ठीक फंड है कि नहीं। सर मैं 2020 से 2020 से कैनरा रोबेको में 2000, अपराध पारिक में 2000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। और फिर 2023 से एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर ये जानना था एक और फंड सर याद नहीं आ रहा है, मैं भेजा हूँ। कोटक मल्टी कैप भी हाँ, कोटक मल्टी कैप। हाँ कोटक मल्टी कैप में सर। ठीक है। तो सर ये जानना है कि ये फंड ठीक है या इसमें कोई चेंज बदलाव की जरूरत है। ठीक है, आपने कहा है कि आप 10 साल तक और निवेश करना चाहते हैं। जी 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 हाँ, जी। कोई लक्ष्य आपने रखा है कि इतना पैसा मुझे चाहिए 10 सालों में? सर लक्ष्य कोई नहीं है, लक्ष्य यही है कि रिटायर करेंगे सर। जी, हाँ, जी। जितना मिल जाए सर उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है चलिए। गौतम, ये सवाल आपके लिए होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने अपने सारे फंड्स के नाम भी बताए और कब से कब उन्होंने शुरुआत की निवेश की। 10 साल का आगे नज़रिया लेकर चल रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि रिटायरमेंट का कॉर्पस इन्हें चाहिए, कोई लक्ष्य ऐसा निर्धारित नहीं किया। बताएं क्या राय होगी। जी, तो सुनील जी जो आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 10,000 महीने का जो आप डाल रहे हैं, आप लगे रहें। थोड़ा सा अगर बढ़ा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी रेट पे आप चलते रहें। आपका अगर 12% का ग्रोथ हुआ तो ये मान के चलें कि अगर आपने आज शुरू किया सिर्फ तो ये 10 साल के बाद कुछ 23-24 लाख बन जाएगा। तो आपका अभी तक जो मूल्य है वो उसको भी कंपाउंडिंग का फ़ायदा होगा और
23-24 लाख और आपका मूल्य बढ़ सकता है। अभी मैं आपके फंड्स के बारे में आऊँ तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप अच्छा फंड है। उसमें आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप आप देख सकते हैं, एक ऑप्शन जो बेहतर रहेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा फंड है, उसकी जगह पे फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड आप ऑप्शन देख सकते हैं। दूसरे फंड्स मैं बोलूँगा ठीक है, जारी रखिए। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, थोड़ा सा मूल्य आप कम कर सकते हैं। जैसे कि एसबीआई कॉन्ट्रा में आपका 2000 जा रहा है तो उसको आप 1500 कर दें। कोटक मल्टी कैप में 2000 जा रहा है, उसको आप 1500 कर दें और ब्लू चिप में थोड़ा सा और बढ़ा दें। लार्ज कैप में आपका एलोकेशन थोड़ा सा कम है, तो जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में कह रहा हूँ उसमें 2000 की जगह आप 3000 डाल सकते हैं। अगर कम नहीं करना तो आप पूरा मूल्य बढ़ा सकते हैं। 10,000 की जगह आप 1000 और बढ़ा सकते हैं। 11,000 अगर कर सकते हैं तो एक और 1000 बढ़ा के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में कर दीजिए। ठीक है गौतम, ख़ास तौर पे अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो आमतौर पे ये ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का पसंद ही रहता है, लेकिन कोई ख़ास वजह फ्रैंकलिन में, मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि पराग पारिक बेटर है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन फ्रैंकलिन की तरफ झुकाव की कोई ख़ास वजह? जी, हमारा जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स दोनों देखता है। और हम रिस्क भी देखते हैं और रिटर्न भी देखते हैं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी देखते हैं। तो ये जो फंड्स है उसमें कोई फंड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कोई फंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे हमारे स्कोरिंग मेथडोलॉजी के हिसाब से फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने वो ऑप्शन दिया। वैसे तो पराग पारिक भी ठीक है। तो दोनों बेहतर हैं, लेकिन ज़्यादा जो रिसर्च है वो ये कहती है कि फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप बेहतर नज़र आता है। चलिए और भी सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं नितेश आपके पास आना चाहता हूँ। सबसे मतलब ज़्यादातर जो सवाल हमारे पास आए वो दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, और एक चीज़ मैंने देखी कि निवेश के प्रति चाहे कोई देरी से शुरू कर रहा है, चाहे कोई बहुत पहले शुरू कर रहा है, निवेश को लेकर एक नज़रिया बहुत क्लियर हुआ है। तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम बीच बीच में थोड़ा सा लोगों को इस मामले में भी जागरूक करते हैं। तो हमें बताइए, इस बदलते दौर में अगर किसी को आज से अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से अपनी तैयारी रखनी चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, मुझे लगता है एक ओवरऑल मीडिया के अवेयरनेस की वजह से और सोशल मीडिया के अवेयरनेस की वजह से एक, मैं बोल सकता हूँ, एक फिनेंशियल लिटरेसी की एक मुहिम शुरुआत हो चुकी है। वो लोगों तक एक लास्ट मैसेज इतना तो पहुंचा है कि आपको इक्विटी में निवेश करना है, और इक्विटी में निवेश करना है एक प्रोफेशनल तरीके से, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा, इससे लोग ये भी समझ रहे हैं कि इसमें एक लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा डाला और 1-2 साल में आपके पैसे बन जाएंगे। तो मुझे लगता है मीडिया ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है इसमें, और लोगों को ये समझ रहा है। पर जब बात आती है निवेश करने की, ऑफकोर्स अभी भी ऐसी बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। तो आमतौर से जब मैं ये क्वेश्चंस के आंसर देखता हूं और जब भी मैं भी इन्वेस्टर से मिलता हूं, तो ये एक चीज देखी गई है कि लोग बहुत सारे फंड में निवेश कर देते हैं, तो उनका पोर्टफोलियो बहुत ही ओवर डाइवर्सिफाइड होता है। हम जैसे क्वेश्चन में भी देखते हैं, शायद वो 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा इसी के साथ है कि वो पूरा सिर्फ इक्विटी में ही निवेश करते हैं। एक असेट एलोकेशन वाला जो एंगल है वो मुझे मिसिंग लग रहा है, कि वो हाइब्रिड फंड है या गोल्ड फंड है या फॉरेन इक्विटी फंड है, उसको शामिल नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली जो हायर लोकेशन जाना चाहिए वो इंडियन इक्विटी में ही जाना चाहिए, बट इसके साथ आपको एक ये फ्लेवर चाहिए होंगे, एक डाइवर्सिफिकेशन। ये असेट एलोकेशन है वो बहुत ही मदद कर सकता है जब ऐसा पीरियड आएगा जब इंडियन मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, और इंडियन मार्केट में समझे मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा नहीं कर रहा है। तो एक ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन एंगल मिसिंग लग रहा है और असेट एलोकेशन मिसिंग लग रहा है। और तीसरी बात, लोग एसआईपी की और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो कर देते हैं, पर उसको निश्चित रूप से उनकी इनकम के साथ बढ़ा नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक ऐसे टिक इन द बॉक्स हो जाता है कि हाँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, बट आपकी जो ओवरऑल सेविंग्स है या आपकी एक ओवरऑल जो इनकम है, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो सेविंग्स का जो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, वो अभी भी मिसिंग है। मुझे लगता है इसका रीजन ये है कि थोड़ा और कन्विक्शन चाहिए, थोड़ा और उस चीज में नॉलेज चाहिए, तब वो मुझे लगता है ऑल इन कर पाएंगे और एक अच्छा खासा अमाउंट निवेश कर पाएंगे। प्रशांत, ये अहम बात है। जैसे आप अपनी थाली देखते हैं ना, थाली में
हरी सब्जियां भी होती हैं, कुछ चटपटी चीज़ें भी होती हैं, दाल, रोटी, चावल सब होता है, वैसे ही आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए ताकि आप हर स्वाद ले सकें और वो बेहतर नज़र आए। चलिए इस अहम टिप के साथ ही यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, और भी सवाल हैं आपके, उनके जवाब भी देंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत सारे दर्शकों के सवाल, निवेशकों के सवाल हमने रखे और हमारे एक्सपर्ट से उनके जवाब जाने। और अगला जो सवाल है वो कृष्ण मोहन सिंह का है, जिन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है। और उम्र इनकी 33 साल है, 12 से 15 साल का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। पहला लक्ष्य जो है 12 साल में वो 20 लाख का है। बड़ा लक्ष्य जो है वो 1 करोड़ का लेकर चल रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई और अपनी लड़की की शादी को लेकर इन्होंने ये तमाम कॉर्पस जुटाना शुरू किया है। और इस सरकारी नौकरी में है, ग्रामीण परिवार से हैं उनका कहना है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो उन्होंने तमाम जानकारी दी हुई है। नितेश, आपके पास पूरी डिटेल है, बताएं क्या करना चाहिए कृष्ण मोहन सिंह को। एक चीज़ मैं इधर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब कृष्ण मोहन जी का हम सवाल देख रहे हैं कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश करना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। उनके सामने क्लियर लक्ष्य है और उनको कितना पैसा जुटाना है वो भी उन्होंने कहा है। पर प्रशांत, हम ये बिल्कुल मान के चलते हैं कि एक बार आपको जो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अमाउंट चाहिए, उसके लिए आपको एक लोन भी मिल सकता है, पर आपके रिटायरमेंट के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है उनको अपना ये एक लक्ष्य जोड़ना होगा। फिलहाल वो 33 ईयर्स के ही है, उनके पास काफ़ी एक लंबा समय है, पर मुझे लगता है ये एक लक्ष्य भी उनको साथ में जोड़ना चाहिए। और ये अवेयरनेस की बहुत ही ज़रूरत है कि आप बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए बिल्कुल से आप कॉर्पस जमा करें, आपका एक गोल होना चाहिए। पर उसके साथ आपका एक फिनेंशियल फ्रीडम बोले, आपका एक रिटायरमेंट बोले, उसके लिए भी आप छोटा से छोटा एक निवेश शुरुआत करनी ही चाहिए जब भी आप अपनी इनकम की शुरुआत करते हो। फिलहाल उनका जो लक्ष्य है और अभी तक जो उन्होंने निवेश करके रखा है वो 2.5 लाख का अभी तक का कॉर्पस है। और 11,000 की अगर वो SIP करते हैं और मैं 15 साल तक ये चलता है तो ये जुटा पा रहे हैं 66 लाख। तो उनका जो 1 करोड़ का लक्ष्य है वो हासिल नहीं कर पा रहे। अगर मुझे 1 करोड़ हासिल करना है तो तकरीबन 10% से स्टेप अप करना होगा। जो 11,000 की SIP है उसको कृष्ण मोहन जी आप 10% से टॉप अप करें और 12% का हम रिटर्न मान के चले। आपका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है प्लस आप 11,000 की SIP कर रहे हो, उसमें आप 10% से स्टेप अप करते जाए तो आप 15 साल में तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए जमा कर लेंगे। आपका पोर्टफोलियो आपने काफ़ी अच्छी तरह से उसको बनाया है, कुछ ज़्यादा उसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपका जो अभी एक SBI फोकस फंड है उसको हटा के आप उसकी जगह पे SBI कॉन्ट्रा फंड में 2,000 की SIP करें। बाकी आपने पोर्टफोलियो अच्छी तरह से किया है ऑलरेडी उसको अलोकेट, तो वही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो कृष्ण मोहन जी ये आपको सलाह मिलती हुई और तमाम जो बातें हैं उसका ख़ास रूप से ध्यान रखिए। बच्चों की पढ़ाई और बच्ची की शादी, ये लक्ष्य अच्छा है, लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा नितेश ने बताया वो भी बहुत मायने रखता है। बढ़ते आगे, रवि मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? रांची झारखंड से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, बताएं रवि आपकी किस तरह से मदद की जाए? सर मेरे पास 6 फंड चल रहा है SIP मेरा। ठीक है। तो उसमें मैंने 6 फंड का नाम मैंने डाला है अमाउंट के साथ। ठीक है। तो उसमें सर मेरे पास एक्सिस का स्मॉल कैप है और एक निपुण इंडिया का स्मॉल कैप है, दोनों ही मैंने नया लिया। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये दोनों में कौन सा मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब मुझे एक ही लेना था। तो और मैं पहले ये 5 फंड में कंटिन्यू कर रहा था, तो अच्छा। मैंने सोचा था स्मॉल कैप नहीं लेंगे, तो अभी फिलहाल में मैंने स्मॉल कैप ऐड किया। तो अगर रखना है तो ये दोनों में कौन सा रखें, और अगर हम इसको ना रख के अगर मल्टी कैप में ही 4,000 ये करेंगे SIP करेंगे, स्मॉल कैप ना रखेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो इसका जानकारी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौतम, सवाल आपको कोई और सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे साथ रवि बने हुए हैं। इनका मेन कंफ्यूजन जो है वो एक्सिस स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप को लेकर है, जो इन्होंने बताया कि इनमें से कौन सा रखा जा सकता है या इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो बताएं। जी, तो मैं ये कहूँगा रवि जी को कि एक्सिस स्मॉल कैप या निपॉन स्मॉल कैप की जगह आप बंधन स्मॉल कैप देखें, वो हमारा टॉप चॉइस है। तो आप अभी आपने जो डाला है वो सब्जेक्ट टू एग्जिट लोड रहेगा, तो वो सिर्फ आप बंद करके एक नई सिप शुरू कर सकते हैं बंधन स्मॉल कैप में।
आपका जो फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप चल रहा है उसकी जगह आप फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। दूसरे स्कीम्स में तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है। और आपका जो लक्ष्य आपने यहाँ पे पूछा था कि अगर आप 25 साल में आप 5 करोड़ का मूल्य पहुँचना चाहते हैं तो 25 साल में आपका ये 14,000 की रेट पे 12% अगर आपको मिला रिटर्न हर साल तो आपका कुछ 2.6 करोड़ के आसपास बनेगा। तो आपको ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हर साल 5% से। अगर आप अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं तो फिर आपका 6 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। रवि, आपके मन में कोई और दुविधा? तो कि मतलब स्मॉल कैप रखना क्या जरूरी है कि मैं अगर स्मॉल कैप को स्कीप ही कर जाऊं और मल्टी कैप में वो अमाउंट को बढ़ा के उसको एसआईपी कंटिन्यू करूं? ठीक है गौतम, ये पूछ रहे हैं कि स्मॉल कैप अगर ना रखना चाहे तो क्या उस अमाउंट को मल्टी कैप में शिफ्ट किया जाए या स्मॉल कैप ही रखना बेहतर है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि आप स्मॉल कैप रखें जो बंधन स्मॉल कैप में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका एलोकेशन देख रहा हूँ। ब्लू चिप फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में आपका एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, 40-50-60% का आपका एलोकेशन मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप और ब्लू चिप में है। तो उसमें आपको स्मॉल कैप का एलोकेशन वैसे मिल तो रहा है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में, मगर फिर भी स्मॉल कैप में आप रखिए क्योंकि स्मॉल कैप के साइकिल्स आते हैं। अभी आपने सिर्फ शुरू की है, आपका 25 साल का व्यू है, तो आपको उसका भी लाभ उठाना चाहिए। तो ये है आपको सलाह। आगे भी कोई मन में दुविधा हो तो रवि आप पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रताप मंथन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रताप जी कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जी बताएं, किस तरह से मदद की जाए आपकी? सर, जो मैं इंटरनेशनल फंड को चार्ट किया है फंड में वो क्या सही है कि नहीं है सर? और अच्छा। बाकी तो पोर्टफोलियो आपको बाप रे, आपने कुछ 14 फंड ले रखे हैं? हाँ सर, ये तो हम गवर्नमेंट का सर हम है सर, वो क्या है सर? तो हाँ। 43 साल है, हम लोग रिटायरमेंट प्लान किया है सर। नहीं, लेकिन 14 फंड किसकी सलाह पे लिया? 14 सर ऐसे ले लिया सर। देखिए आमतौर पे अभी हम यही बात कर रहे थे। खैर ज़्यादा बेहतर तरीके से नितेश आपको इस पे सलाह देंगे। नितेश बताइए क्या राय होगी? बिल्कुल सर, जब इनका पोर्टफोलियो मैं देख रहा हूँ 8,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 14 फंड्स में निवेश किया है, 500, 1,000, 500 ऐसे कर करके, और उसमें से तकरीबन 4 से 5 फंड है वो ग्लोबल फंड है। जैसे यूएस फंड दिख रहा है, एडलविस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड दिख रहा है, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक दिख रहा है। तो जैसे हम बात कर रहे थे सेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन की बिल्कुल आवश्यकता है, पर जब आपका पोर्टफोलियो छोटा है या आप 8-10 हज़ार रुपये की निवेश कर रहे हो उसमें आपको 14 फंड्स डेफिनेटली नहीं चाहिए, बिकॉज ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया और ये आपके रिटर्न को डेफिनेटली नेगेटिव कि अब मैं बोलता हूँ एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिव इम्पैक्ट की जगह पे। तो आपको इतने सारे फंड की आवश्यकता नहीं है। और जब आपका पोर्टफोलियो समझ लीजिए आप 8-10 हज़ार का निवेश करते हैं तो आपको शायद फॉरेन फंड्स की आवश्यकता ही नहीं है। आप पूरा अमाउंट है वो इंडियन इक्विटी या हाइब्रिड फंड ऐसे पकड़ के भी चल सकते हो। तो इतने सारे फॉरेन फंड्स की आवश्यकता आप में बिल्कुल नहीं है पोर्टफोलियो में। अगर रखना भी है और आपको निवेश करना भी है तो मेरा मानना है आप एक पैसिव फंड जैसे आपका मोतीलाल नेस्डेक में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। पर इसके अलावा जो भी आपके फॉरेन फंड्स है मैं आपको सलाह दूंगा कि इतने सारे फॉरेन फंड्स एक्टिव फॉरेन फंड्स में निवेश ना करें और एक डिवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है बट ओवर डाइवर्सिफाई ना करें। और आपको जो फोकस करना है, अभी आप 8,000 इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो वो इन्वेस्टमेंट को, वो देखना है। बिकॉज अगर आप 8,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और मान लीजिए आप हर साल 15% से इसको बढ़ा पाते हो तो तकरीबन 12 ईयर्स में आप 50 लाख तक कॉर्पस तक पहुंच सकते हो। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप कैसे अमाउंट को बढ़ाएं, नहीं कि आप कितने फंड्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है, आपका फोकस ये होना चाहिए और कितने समय तक उसमें निवेश करें। इसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कौन स्मॉल कैप में 1.5,000 कंटिन्यू करें, एचडीएफसी मिड कैप में 1.5,000 कंटिन्यू करें, पराग परीख में 2.5,000, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप में 2.5,000। बाकी के आपके जो फंड है मतलब बाकी के आपके जो बचे हुए फंड है उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरी सलाह रहेगी। तो ये है आपको राय। और बहुत ज़्यादा जो है वो फंड्स में एसआईपी करना ये ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता, उसकी चर्चा भी हमने शुरुआत में की। और चलिए थोड़ा और क्लियर कर देते हैं आपके केस में। नितेश, आखिर क्यों मतलब ज़्यादा और कितने फंड्स आमतौर पे रखे जा सकते हैं?
सी ऐसे भी क्लाइंट है हमारे पास जिसका 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी एसआईपी चल रहा है, ठीक है। उस केस में भी आपको 6 से 8 फंड, समझ लीजिए आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी में, गोल्ड फंड, ये सब कैटेगरी में जोड़ दूं, बराबर है। कोई मान लीजिए कोई थीमेटिक फंड भी जोड़ लो, तो भी आपके पास 6 से 8 फंड या 10 फंड बहुत ही आवश्यक है। जब आप 2-3 लाख की एसआईपी भी कर रहे हो, आप मान लीजिए 10, 15, 20 हजार की एसआईपी कर रहे हो, आपके लिए मुझे लगता है 3 से 4 फंड भी सफिशिएंट है। ये देखना है कि जब मैं मान लीजिए मैं लार्ज कैप में कोई फंड में निवेश कर रहा हूं, तो इधर देखा गया है कि 2-3 लार्ज कैप फंड पकड़ते हैं, तो आप जब पोर्टफोलियो खोल के देखते हैं तो बहुत ही ओवरलैपिंग मिलेगा, ऑलमोस्ट 50% पोर्टफोलियो सेम लगेगा। आपको लग रहा है कि मैं निवेश कर रहा हूं एक एएमसी में, दूसरी एएमसी में, तीसरी एएमसी में, ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आपको देखना है कि आपका पोर्टफोलियो जो स्कीम का है वो इसमें कितना ओवरलैपिंग है। एक बात ये हो गई। फिर आपके पास अगर एक मल्टी कैप कैटेगरी है तो वो 50% तकरीबन लार्ज कैप में डालती है और 25% मिड एंड 25% स्मॉल में डालती है। तो आपके पास एक अच्छा मल्टी कैप, एक अच्छा फ्लेक्सी कैप और एक आध मिड एंड स्मॉल कैप ऐड कर दीजिए, तो आपका एक पोर्टफोलियो कंप्लीट रूप से बन जाता है। जब आपकी एसआईपी 8, 10, 15, 20 हजार की है, तो इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको फॉरेन फंड्स ऐड करना है, गोल्ड फंड भी ऐड करना है, तो मान के चलते हैं कि वो आपका एक सैटेलाइट एलोकेशन हो सकता है। सैटेलाइट एलोकेशन से मेरा मानना है 20-30% जो आपका पोर्टफोलियो है ये इस चीज में जा सकता है, पर आपका जो मेन पोर्टफोलियो है ये फ्लेक्सी, मिड, मल्टी कैप, बैलेंस एडवांटेज, ये सब कैटेगरी में होनी चाहिए। इससे आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। इसको क्लटर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है प्रशांत। एक अहम सलाह, थोड़ा और पिक्चर हमने क्लियर करने की कोशिश की कि आखिर क्यों जो है वो एक कॉन्क्रीट पोर्टफोलियो में ढेर सारे फंड ना होना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। शुक्रिया करेंगे नितेश, शुक्रिया करेंगे गौतम, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, बेहतर तरीके से उन्हें गाइड करने के लिए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।